हाय गाइस, आई एम दामिनी, वेलकम बैक। आज है थर्मोडाइनमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम का वीडियो नंबर 5। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। इसके साथ हमारा प्रोसेसेस वाला जो भी था वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी एंड उसके बाद हीट इंजन डिस्कस करेंगे और उसके साथ ये वीडियो ख़त्म करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं रिवर्सिबल एंड irreversible processes। ठीक है, तो नाम से हमें पता चल रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि जो ऐसा प्रोसेस जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई प्रोसेस किया, कुछ प्रोसेस हुआ है, ये इसका स्टेप 1 था, ये 2 था। मान ली हीट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था, ठीक है। इसमें कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई, इसमें कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई। ये मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, ठीक है। अब जब इसका रिवर्स होगा यानी कि पहले स्टेप 4 पे होगा तो उसकी हीट क्या होगी, Q3। देन वो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हुई थी वैसे वैसे वो डिक्रीज़ होगी और इसकी जब ये स्टेप 3 पे आएगा यानी इसकी जैसे इसके लिए स्टेप 2 है ना, इसके लिए सेकंड स्टेप है, तो इसकी हीट जो है वो इतनी डिक्रीज़ हो जाएगी जितनी कि Q3 से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस होगा। ये इसके लिए स्टेप 3 होगा एंड ये इसके लिए स्टेप 4 होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसकी Q3 थी, फिर यहाँ पे इसकी Q3 से कम हो जाएगी, देन यहाँ पे भी इसकी Q2 हो जाएगी। जैसे जैसे ये बड़ा है वैसे वैसे ये रिवर्स प्रोसेस में ये डिक्रीज़ होगी इसकी हीट, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिट्रेस कर सकें उसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम कि अगर किसी वर्किंग सब्सटेंस पे हमने कुछ काम करा है और वो वर्किंग सब्सटेंस जब वो रिवर्सिबल प्रोसेस में वो वर्किंग सब्सटेंस उतना ही काम करे उसी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे जैसे वो हुआ है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करे, उसी को बोलेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो कि हम रिट्रेस ना कर सकें, ऐसा प्रोसेस जो कि रिट्रेस ना हो सके उसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो सब्सटेंसेस थे, हमने उनको पास लाया तो क्या होगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आना चाहेंगे दोनों सब्सटेंसेस। तो जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे उनका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा और वापस से जब हम उनको दूर लेके जाएंगे तो क्या उनका टेम्परेचर वैसे ही डिक्रीज़ होगा जैसे कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था या इक्वल हुआ था, वैसे ही वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से रेजिस्टेंस में हीट डेवलप होती है, तो अगर हम करंट देना बंद कर दें तो वो हीट वैसे ही थोड़ी डिक्रीज़ होगी, वो मतलब सेम टू सेम, मतलब सेम उसी जिस ट्रैक से वो गए हैं उसी ट्रैक को रिट्रेस करते हुए आए, तो हम उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। बट अगर ऐसा ना हो तो हम उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल, ठीक है। ये हो गया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इसके साथ हमारे सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। CP एंड CV क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन सेकेंड वीडियो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके बीच में रिलेशन, सेकेंड थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था हमने। तो लेट अस सपोज कि एक 1 मोल ऑफ गैस है, किसमें, किसी सिलेंडर में जिसका पिस्टन है फ्रिक्शनलेस, जिसका पिस्टन जो है वो मूव करने पे उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा कोई सिलेंडर है जिसमें 1 मोल गैस है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इस गैस का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ करेगा, DT से, ठीक है।
dt से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, यानी dv क्या होगा हमारा 0। ठीक है, अब हमें पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने एक और चीज़ पढ़ाई थी जब मैं स्पेसिफिक हीट बता रही थी, तब मैंने बताया था कि dq क्या होगा, dq होगा NCV/dt। ठीक है, cv क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और n नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या हमने लिया 1 मोल, तो dq किसके बराबर हो जाएगा cv/dt। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। ठीक है, तो dw क्या होगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि dw होता है pdv और चेंज इन वॉल्यूम क्या है मैंने बता दिया 0, तो ये w क्या हो जाएगा 0, यानी कि dq किसके इक्वल आ जाएगा du के इक्वल। तो dq क्या है हमारा cv/dt, यानी कि du विच इम्प्लाइज du इज इक्वल्स टू cv/dt। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम यही सेम टू सेम चीज़ें देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे dq क्या हो जाएगा cp/dt, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें पता है फर्स्ट लॉ से dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, तो dq क्या है cp/dt इज इक्वल्स टू du क्या है सेकेंड इक्वेशन से cv/dt, और dw को लिख सकते हैं pdv, है ना। dw क्या हो गया pdv। अब हमें पता है आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, pv इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, इस केस में n क्या है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं pdv इज इक्वल्स टू rdt, है ना। अब अगर हम इसको इसमें पुट करें तो क्या आ जाएगा cp/dt इज इक्वल्स टू cv/dt प्लस rdt। dt क्या है सब में कॉमन, तो dt कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम cv को यहाँ ले आएँ तो cp माइनस cv क्या हो जाएगा r। ये क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन cp एंड cv, और इसी को हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन cp एंड cv। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हीट इंजन। सॉरी अगर कोई आवाज़ें आ रही हैं। अब हम देख लेते हैं हीट इंजन। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल दिया था कि मैंने बोला था कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हीट का वर्क में कन्वर्जन एंड वर्क का हीट में कन्वर्जन। तो हीट का वर्क में जब कन्वर्जन बताया था तो मैंने बोला था स्टीम इंजन में हम हीट देते हैं और वो हमें आउटपुट में क्या देता है वर्क। तो वही है हीट इंजन का एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। तो देख लेते हैं हीट इंजन क्या होगी, एक ऐसी डिवाइस which converts heat into mechanical work through cyclic process। ये साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, थ्रू साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसका ऐसी डिवाइस जो कि हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करे साइक्लिक प्रोसेस करके, हम उसको बोलते हैं हीट इंजन। इसका एग्जाम्पल है स्टीम इंजन और पेट्रोल इंजन। ठीक है, डीजल इंजन भी होगा,
अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं हम, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। प्रिंसिपल इसका ये है कि इफ डिफरेंट पार्ट्स of a machine are at different temperature, अगर वो डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगे तो क्या होगा, वो टेम्परेचर इक्वल करना चाहेंगे, तो दे टेंड टूवर्ड्स थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, and this works as principle of हीट इंजन के प्रिंसिपल की तरह ये काम करेगा। ठीक है, कि वो क्या करना चाहेंगे, अपना टेम्परेचर इक्वल करना चाहेंगे। ये हो गया प्रिंसिपल। अब हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ये बड़ी गंदी स्मेल आ रही है मार्कर से। ठीक है, अब है कंस्ट्रक्शन में क्या है, फॉलोइंग पार्ट्स हैं। पहला है सोर्स क्या होता है, इट इज़ अ रिजर्वॉयर एट हायर टेम्परेचर, हम इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1। ठीक है, एंड any amount of heat can be extracted from it, ऐसा रिजर्वॉयर जो कि हाई टेम्परेचर पे हो और उससे हम कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट निकाल सकें, वो क्या है, सोर्स। नेक्स्ट इसमें क्या है, सिंक a reservoir, it is a reservoir at lower temperature, it is at lower temperature T2। ठीक है, any amount of heat can be given to it, यानी कि सोर्स से हम कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट निकाल सकते हैं और सिंक को हम कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट दे सकते हैं। बट सिंक जो है वो हमेशा लोअर टेम्परेचर पर रहेगा और सोर्स जो है वो हमेशा हायर टेम्परेचर पर रहेगा। ठीक है, इसमें जो थर्ड इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट है वर्किंग सब्सटेंस। ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सोर्स and converts it into mechanical energy and rejects some heat to the sink। वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, ये कुछ हीट सोर्स से लेके उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल वर्क, जिस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं वर्क में। ठीक है, और वो रिजेक्ट करता है कुछ हीट सिंक को। ठीक है, ये वर्किंग सब्सटेंस। अब इसका लास्ट है मैकेनिकल पार्ट्स। मैकेनिकल पार्ट्स क्या हैं, it contains वर्किंग सब्सटेंस। इसमें वर्किंग सब्सटेंस होता है
and transfers mechanical energy to appropriate parts. मैकेनिकल पार्ट्स किस लिए यूज़ होते हैं? ये वर्किंग सब्सटेंस को कंटेन करता है और ये ट्रांसफ़र करता है मैकेनिकल एनर्जी जिन पार्ट्स में ज़रूरत होती है उनमें, ठीक है। ये होगी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ हीट इंजन। वर्किंग देख लेते हैं इसकी कैसे काम करता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं, ये है सोर्स बोला था मैंने, टेम्परेचर T1 पे होगा, ये कुछ हीट देगा, हम मान लेते हैं Q1, किसको देगा? वर्किंग सब्सटेंस को, और ये कुछ हीट रिजेक्ट करेगा, उसको मान लेते हैं हम Q2, किसको रिजेक्ट करेगा? सिंक को, जो कि है टेम्परेचर T2, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, सोर्स से कुछ हीट ले रहा है और जो उससे कुछ काम कर रहा है, ये कुछ वर्क करेगा, हमें W देगा, और कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट करके सिंक को दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह रहा है। कैसे मेंटेन रह रहा है? जब ये इससे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें से कुछ हीट ये वर्क करने में लगा दे रहा है और जो बची हीट है वो सिंक को दे दे रहा है। इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स एज it was before absorption of हीट के एब्जॉर्प्शन के पहले जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। अब जब हमें पता लग गया है कि ये थर्मली मतलब इसका टेम्परेचर बराबर है, मतलब कांस्टेंट है इसका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो du क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। ये हम देख चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब हमें पता है dq इज इक्वल्स टू du प्लस जो वर्क किया इसने W, है ना, तो ये हो गया 0, यानी कि dq इज इक्वल्स टू W। अब dq क्या है? dq है चेंज इन हीट। तो पहले हीट थी Q1, अब हीट क्या हो गई है? Q2, यानी Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W। ये हमें क्या मिल रहा है? वर्क। इधर लिख देते हैं हम Q1 माइनस Q2, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्किंग। अब हम देख लेते हैं एफिशिएंसी, इसको मिटा देते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को हम डिनोट करते हैं नीटा से। नीटा क्या है? रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? वर्क, और इनपुट क्या दिया हमने? हीट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज द रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन रेशियो ऑफ वर्क एंड हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो W हमने क्या निकाला? W क्या था? Q1 माइनस Q2, और ये क्या है? Q1। अगर Q1 को दोनों से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब ये हीट इंजन 100% एफिशिएंट कब होगा? किस केस में होगा? अगर मान लो इसकी भी कुछ वैल्यू है, इसकी भी कुछ वैल्यू, कुछ भी यहाँ पे चाहे 0.0000 जितना भी 1 है, ठीक है, तो वो क्या होगा? 1 से कम होगा। इट मीन्स कि ये हीट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कब होगी? जब ये 1 होगा। तो ये 1 किस केस में होगा? अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाएगा तभी इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकेगी, जो कि 1 होगी। तो ये 0 कैसे होगा?
अगर Q2 ज़ीरो हो जाए, इफ़ Q2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो तो नीटा क्या हो जाएगा 1 और 100%। तो हम कह सकते हैं कि Q2 अगर ज़ीरो हो गया इट मीन्स कि वर्किंग सब्सटेंस ने कोई हीट ट्रांसफ़र ही नहीं करी सिंक को, है ना, ऐसे था ना। सोर्स ये कि T1 पे है, इसने ट्रांसफ़र करी Q1 हीट टू वर्किंग सब्सटेंस, है ना, और इसने ट्रांसफ़र करी Q2 हीट टू सिंक जो कि है T2 पे, ठीक है, और इसने W की कुछ काम किया जो कि था Q1 माइनस Q2, है ना। और अगर ये कुछ भी हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेगा इसका मतलब ये हीट अपने पास रखेगा वर्किंग सब्सटेंस। अगर वर्किंग सब्सटेंस ने अपने पास हीट रखना स्टार्ट करी तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया कि वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर के बराबर हो गया तो हीट का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा फिर ये, है ना। जब थर्मल इक्विलिब्रियम में दो चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें हीट का अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना हो तो हीट का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। अगर इनका टेम्परेचर इक्वल हो गया तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि कोई वर्क ही नहीं होगा। तो वर्क ही नहीं होगा तो वो हीट इंजन किस काम का जिसमें कोई हमें वर्क ही ना मिले, है ना। तो ऐसा कोई केस पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब हीट इंजन कैन नेवर बी 100% एफिशिएंट। तो इसके साथ करते हैं आज का वीडियो एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को लाइक करना अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे रिस्पांस मिलेगा, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसके साथ करते हैं वीडियो को एंड। बाय बाय।